हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापत आप सभी का माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सारे अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन चल रहा था, काल विभाजन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। और आदिकाल में से हम इसके 3 वर्गीकरणों को पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमारा तीसरा नहीं, ये तीसरा वर्गीकरण चल रहा है। इससे पहले 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा वर्गीकरण बकायदा चल रहा है। अगर आपने गौर किया होगा तो हमारा जो तीसरा वर्गीकरण आया था गद्य साहित्य का, उसके हमने पिछली कक्षा में शुरुआत कर दी है। गद्य साहित्य के मुख्य रूप से 4 भागों में काल विभाजन किया था, मैं आपको वो सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो अपना चौथे कालखंड चल रहा था, जो रामचंद्र शुक्ल ने, अगर प्रमाणिक रचना सुनो, अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उसने जो वीर गाथा काल आदिकाल को कहा है, उसका कारण क्या था कि जो भी अपन आज पढ़ने वाले हैं रासो ग्रंथ, ठीक है, इसके आधार पर इसको क्या बोला था, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का मतलब क्या होता है, वीरों को गाने वाला गान, मतलब कि जो वीरता, राजा महाराजाओं की जो वीरता होगी, या कोई भी जो भी कोई व्यक्ति किसी भी आक्रमण से बचाए, कोई भी ऐसी बात करे, उनसे प्रजा को बचाए, उनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करे, ये सारी चीज किसमें आती है, वीर गाथा काल में। मतलब शौर्य वीरता का वर्णन किया जाता है। तो हम रासो ग्रंथ को उसने रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, इसके 6 ग्रंथों को प्रमुख माना, जो आज इसको पढ़ने वाले हैं। अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और कोशिश पूरी यही रहेगी कि इसी कक्षा में अपन इसको पूरा कर दें। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हिंदी साहित्य में। अगर बात करें, लिखना इतना जरूरी नहीं है, बार बार टॉपिक लिखें, क्यों, अगर फिर भी लिखना है तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखो अपना चल रहा है गद्य साहित्य। अगर गद्य साहित्य पे बात करते हैं तो गद्य साहित्य का जो अपना पाठ चल रहा था वो चलेगा रासो ग्रंथों की ओर। रासो, मैंने आपको पिछली बार भी लिखा दिया होगा, रासो ग्रंथ। और रासो ग्रंथ में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, ठीक है ना। ये ग्रंथों का थोड़ा सा बस गिनती के 6 हैं और ये कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से लगभग 2 ग्रंथ आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा। सबसे पहला पृथ्वीराज रासो, इसके बाद विषमदेव रासो, ठीक है ना। ये ग्रंथ थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा टाइम खींचेगा आज की क्लास में। और इसके बाद जो बाकी के 4 बचेंगे वो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, समझेंगे पूरा अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो अगर इसके हम लेखक की बात करें, इसका जो लेखक है या रचनाकार, लेखक या इसका रचनाकार, अगर सर जी इसका रचनाकार की बात करें तो इसका व्यक्ति आता है, उसका नाम है चंद्रवरदायी। ठीक है, चंद्रवरदायी। अगर इसका समय काल की बात कर लें तो इसका जो समय काल है वो लगभग 12वीं सदी के पास का माना जा रहा है। उल्टा लिख दिया अपन ने, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। समय काल, समय जो काल है इसका 12वीं ईस्वी का है, समझ गए, 12वीं ईस्वी का समय काल था इसका। अगर बात करें इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें जो वर्णन किया है वो 2 व्यक्तियों पे किया है। एक तो है इसका नायक देखो, नायक, जिसका नाम है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ठीक है। और इसकी जो नायिका है, इसका नायिका, देखो वैसे मुख्य रूप से इसका 4 प्रकार के, मतलब 4 भागों में इसका क्या खंडन किया है इस वाली रचना का, ठीक है ना। मतलब कि संकलन, या इसका जो प्रकाशन हुआ था, अगर प्रकाशन नहीं बोलते उसको बोलते अपन संकलन, का मतलब होता है उसको इकट्ठा करना या उसका रूपांतरण करना, ठीक है। तो ये 4 भागों में किया था, उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। हालांकि इसके प्रकरण, ये जो नाटक है ना, तो ये आपको ये दुखद महसूस होगा ना ही सुखद, ठीक है ना, फिर भी ये बीच वाला रास्ता चुन लेगा अपना, इसको अपन बाद में देखेंगे। तो सुनो, इसकी जो नायिका वो, उसका नाम है संयोगिता। देखो ये तो एक अच्छा राजा है, राजा कैसा है, अच्छा राजा जो सभी पे ध्यान रखता है। और ये है मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका क्या होती है, मतलब जिसपे सभी व्यक्ति क्या मुक्त हो जाते हैं। मान लो जैसे किसी कारण क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी स्थिति में कोई लेडीज या सुंदर लेडी, लड़की या कोई भी, ठीक है, वो गुजर की जाए और सारे व्यक्ति उसको देखने लग जाते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं, ऐसे कवि लोग करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मुग्ध स्त्री, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, इसका काल विभाजन हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन
थोड़ा सा अपन जो गौर करेंगे चंद्रवरदाई पे करेंगे, साथ में इसकी रचना है उस पे भी अपन थोड़ा थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अगर बात कर लेते हैं तो इसके देखो अंदर देखो आप सीधा, इसमें देखो आप छंदों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा छंद है इसमें, जो छंदों की संख्या, अगर छंदों की संख्या की बात करें तो इसमें जो छंदों की संख्या है वो है अपना 68 से लेकर के 72, ठीक है ना। आपको याद रखना है। अगर इसके साथ में बात करें सर्गों की, सर्ग मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं इसके पाठ या भाग, ठीक है ना। इसके जो सर्ग हैं वो कितने सर्ग हैं इसके, 9 सर्ग हैं, कितने 9, ठीक है 9, सॉरी इसका जो सर्गों की संख्या है ना वो उल्टा लिख दिया अपन ने, 9 नहीं है 69। ये देखो एक चीज याद रखना, जैसे कि 68, 68 और 72 के बीच में इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, छंदों को, मतलब छंदों की संख्या। अब ये कैसे होगी इसका भी डिवाइडेशन करेंगे, अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। और ये अगर 72 कैसे होंगे 72, तो ये कैसे छंद है, मतलब पक्का नहीं कह सकते, पक्का कहेंगे, देखो कैसे कहेंगे, पर इसको याद रखना सर्गों की जो संख्या है वो है 69। अगर बात कर लेते हैं अपन छंदों का, देखो छंदों की बात करते हैं थोड़ा सा। छंद, जिसमें छंद है देखो 68 में से, देखो 68 छंदों में से, छंदों में से देखो इसमें 32 एंड 32, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया अपना 64, ठीक है। अगर इसमें देखो 32 ये कितना हो गया, देखो इसमें ये देखो मार्मिक छंद है, ये तो है मार्मिक, ठीक है, सॉरी मास गलत लिख दिया, मार्मिक नहीं है ये मात्रिक, इसमें क्या है ब्रैकेट में लिख दो मात्रिक छंद प्लस वर्णिक छंद, वर्णिक छंद कितना कितना हो गया, देखो अगर ये बात करें इसमें से तो देखो 32, ठीक है, 32 जो दो छंदों में बांट दिया, मार्मिक छंद सॉरी मासिक छंद है, और दूसरा है जो छंदों की संख्या क्या है वर्णिक छंद, और इसके साथ जो लास्ट जो वर्ड अपना बच रहा है ये तो 32 हो गए। अगर बात कर लें तो ये कितने हो जाएंगे 62 सॉरी 64, अब प्लस में जो अपने चार आएंगे, चार जो आप हमको इसको 68 बनेंगे, तो ये जो चार वाले हैं मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या ये मिटा दूंगा मैं अभी, जो चार है ये मिश्रित छंद है, कैसे मिश्रित छंद, जो शेष बच रहे हैं कितना चार, वो जाएगा मिश्रित छंद। तो मैं आपको इसी में ऐड करूंगा जिससे आपने को क्या है और कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 32 तक समझ में आएगा, मासिक छंद और कौन सा है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, तथा तथा छह, जो छह छंद है वो कैसे हैं, छह मिश्रित छंद है, मिश्रित छंद है। कुछ अपन इस लेखक के बारे में जानेंगे, जो चंद्रवरदाई है इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। पहले अपन इसमें से अब सीधी सीधी बात लिखते हैं, पहले अगर थोड़ा सा अगर टाइम हो तो सबसे पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा साइड में एक काम करना, चंद्रवरदाई लिख देना, चंद्रवरदाई, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो अगर बात करें इसका जो स्थान है, ये जन्म स्थान, जन्म स्थान, जो इसका जन्म स्थान है दोस्तों वो है कहाँ का, वो है जगनोत्र, देखो जगनोत्र गोत्र, ये तो गोत्र है इसका, ठीक है। अगर बात करें देखो जगनोत्र गोत्र है, और स्थान, स्थान लिख देना जगनोत्र गोत्र, और लाहौर में जन्मे, लाहौर में जन्म हुआ, जन्म हुआ, आगे समझ। अगर बात करें इसकी जाति तो सुनिए, जाति की देख लो, इसके ये जो जाति है इसकी है भाट, भाट तो मतलब एक तरह से क्या होते हैं, जो पुराने समय में जो दरबारी कवि हैं, जो दरबारी कवि होते हैं उनमें से कुछ भाट होते हैं। भाट का मतलब होता है जो ज्योतिष खगोल शास्त्र आदि चीजों का ज्ञान रखता है। अगर आपने नाम सुना होगा दर्शन शास्त्र, प्रेजेंट में भी चलता है, आज के समय में दर्शन शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने अगर दर्शन शास्त्र को सही तरीके से पढ़ा हो तो वो आपके सामने, चाहे आपके मन में कुछ भी चल रहा है आप उसको मत बताओ,
उसको ऑटोमेटिक मतलब वो आपके हाव भाव या पूरी एक्सप्रेशन देख के बता देगा कि आपके मन में क्या विचार है। ये दर्शन शास्त्र की रियल पावर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसको अपन क्या बोलते हैं, भाट, जो सारी चीजों का व्याख्याता भाट जाती है। अब इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं, थोड़ा सा अपन एक उपनाम देखेंगे इसके। उपनाम, उपनाम, अगर उपनाम की बात करें तो नंबर 1 ये पृथ्वी, पृथ्वी भाट बोलते हैं इसको, क्योंकि पृथ्वीराज राजा के बारे में रहता है ना, पृथ्वी भाट। और इसको दूसरे नंबर पे बोलते हैं बलि, और तीसरे पे देखो छप्पे का सम्राट, सम्राट। इसको जो बोलने वाला है वो शिव सिंह सैगल, आपको मैंने पिछली बार पढ़ाया था इसको, शिव सिंह सैगल। इसके नाम चौथे नंबर पे आ जाएगा। देखो शिव सिंह सैगल हो गया छप्पे छंद का सम्राट, छंदों का, देखो छप्पे छप्पे छंदों का सम्राट बोलता है इसको। और साथ में इसका जो एक और नाम आता है उसका नाम है लगभग लगभग, एक सेकंड, छंदों का राजा, है ना। हाँ, मैं बोल रहा था इसमें से ये छंदों का राजा। इसको जो छंदों का राजा कहा है वो नरवर सिंह ने कहा है, नाम सिंह, नामवर सिंह, ठीक है ना, इसको बोला है इसने। ये तो अपना इसका नाम हो गया, इसके उपनाम हो गए, ठीक है। और इसके बारे में अब चर्चा करेंगे अपन विस्तार से कि अब अपन इसकी मेन स्टोरी लिखेंगे कि क्या चीज है पृथ्वीराज रासो के अंदर, उसमें से सारी चीज क्या है। आपको याद रखना है इसका एक पुत्र होता है चंद्रवरदाई का, हाँ लिख दूं, जगह नहीं है, उसको अपन आगे लिख लेंगे लाइन में, एक बार उतार लीजिए फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए जिससे अपना टाइम वेस्ट ना हो, और कोशिश करिए कि आज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको करने की कोशिश करें जिससे अपना टाइम खराब ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी हुई। ये वाला आपने लिख लिया, ये भली ना है ना, भाट बल्लादी, इसको उल्टा लिख दिया अपन ने, इसको मैं सही कर दूं, भाट बल्लादी, ठीक है भाई, भाट बल्लादी। जाति इसकी भाट है ये लिखा दिया, इसका गोत्र लिखा दिया, ये लिखा दिया, ठीक है ना। तो एक बार निकाल लिए, वैसे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, फिर भी एक बार रुक जाएंगे हम तो, थोड़ा सा और क्या होता है, कुछ नहीं, जल्दी से उतार लीजिए। चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। अभी तो ये एक दो लाइन और लिखनी है यार अपने को, इसमें ना इनकी कुल देवी को ऐड कर लेना, इसकी चंद्रवरदाई की देवी, इसकी कुल देवी है, कुल देवी, इसको लिखाना भूल गए। तो इसका अपन कुल देवी लिख रहे थे, वो क्या है एकदम से कैमरा ऑफ हो गया है टेक्निकल इशू के कारण, कोई बात नहीं है। इसकी जो कुल देवी है उसका नाम है जाल देवी, जाल देवी, ठीक है भाई बेटा। तो अपन आगे बढ़ लेते हैं इसको, ये इसमें एडजस्ट कर लेंगे, मत करो एडजस्ट, अपन आगे बढ़ेंगे। चंद्रप्रदाई और ये उतार लिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे की ओर चलेंगे, अभी अपने पास जगह बहुत है, साइड वाली जगह को एडजस्ट करेंगे अब सही से, उसका भी प्रयोग करेंगे, इसका भी करेंगे, ठीक है ना। अपन चंद्रप्रदाई की ओर चल रहे हैं, चंद्रप्रदाई ये हो गया, ठीक है। अब सुनो इसकी स्टोरी में, पहली बात आप ये चीज याद रखो, ये जो काव्य है, ये अगर इसके काव्य की बात करें, देखो काव्य, इसका काव्य देखेंगे, इसकी भाषा देखो, भाषा दोनों चीज में अभी लिखा दूं जिससे आप लोग क्या फॉरगेट मतलब भूल नहीं जाए। इसकी बात भाषा है डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल इसकी भाषा है। बात करें काव्य की तो एक प्रबंध काव्य, याद रखना है प्रबंध। अधिकतर आप देखेंगे कि जितना भी राष्ट्र ग्रंथ है वो सारे के सारे प्रबंध काव्य होंगे, और कुछ होता है थोड़ा सा इसका अपवाद। अगर बात कर लेते हैं इसी के साथ यहीं पे कर लेते हैं जिससे अपना का टाइम वेस्ट ना हो। अगर बात करें, एक आता है नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी जी ने, स्वामी ने इस
इस ग्रंथ को या इस रचना को, सीधा लिखो, इस रचना को मुक्तक काव्य माना है। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य माना है, ना कि प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आ गई समझ। इसको ना उन्होंने क्या माना, मुक्तक काव्य, कि ये भाई पर कोई प्रबंध काव्य नहीं है। इसको मतलब क्या है, एक सीमा रेखा के अंदर, किसी लिमिटेड के अंदर बंद नहीं है, मतलब मन में आए वो चीज लिख दिया। कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, तो ये ऐसी चीजों को बोलना चाहता है नरोत्तम स्वामी। भाषा की बात कर लें तो डिंगल पिंगल, देखो डिंगल, डिंगल भाषा अगर बात करें तो डिंगल भाषा में क्या होता है, देखो इसमें कर्कश ध्वनि होती है, कर्कश ध्वनि होती है, जो वीरता के लिए, वीरता के लिए, वीरता के लिए, वीरता के गुणगान, गुणगान में काम ली जाती है, काम ली जाती है। ठीक है भाई दोस्तों। इसके बाद आता है पिंगल। तो देखो पिंगल भाषा, पिंगल भाषा, इसकी जो पिंगल भाषा है यह कोमल भाषा है, कोमलतम, कोमलतम भाषा है। इसे श्रृंगार में लेते हैं, इसे श्रृंगार वर्णन में लेते हैं, श्रृंगार वर्णन में लेते हैं। ठीक है भाई, इसको श्रृंगार वर्णन के दौरान यूज किया जाता है इसको। ठीक है, इसके साथ देखिए, ये तो इसमें ही हो गया, इसमें ही देखो। अब बात कर लेते हैं इसी का, तो सुनो, इससे अगला पॉइंट है भाषा के बाद कि ये एक काव्य है। अगर काव्य, काव्य लिख दिया दिखे अपने, प्रबंध काव्य। ठीक है, ये वाला हो गया नीचे वाला, इसको मिटा देता हूं। अब सुनिए आगे की स्टोरी बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ये हो गया, अगर मैं इसमें से ये वाले ऐसे पॉइंट को हटा दूं तो सीधी सीधी लाइन आ रही है। इसमें देखो, हाँ, इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, मैं आपको अब लिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंट को। देखो, अगर इस युद्ध के बाद में देखो इसमें हुआ क्या था, इसमें इसमें मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज को द्वितीय, द्वितीय द्वितीय तराइन युद्ध, तरायन, द्वितीय तराइन, तराइन है, तराइन लिख दिया ना, तराइन के युद्ध में हराकर, युद्ध में हराकर, देखो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया सेकंड वाले में, प्रथम में हारा है, उससे पहले भी कभी भी आया था तो मोहम्मद गौरी हमेशा हारता गया। और पृथ्वीराज की बस एक छोटी गलती रही है कि उसने क्या है, इसको बार बार मौका दिए कि भाई चला जा, अगली बार सुधर जाएगा, फिर वो युद्ध करने के लिए आ गया, फिर उसको बार बार छोड़ देता है, मतलब सेना को हरा करके। फिर इसकी ये गलती है। और वरना राजस्थान में सीधी सी बात है कि अगर बात करें अपन किस पे, तो कभी भी जो सांप, वो मतलब सांप होता है, मतलब दुश्मन होता है, उसको कभी भी वापस नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उसका जो बाद में प्रभाव होगा, बाद में रिपीट, मतलब उसको क्या होगा, रिपीट करेगा, मतलब दोबारा आएगा तो काफी घातक हो जाता है। तो देखो ये हार गया, तो ये हार गया, तो यह पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज को सुनो, पृथ्वीराज को वहां ले गए, पृथ्वीराज को अफगानिस्तान, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की राजधानी राजधानी गजनी में ले गया। वैसे आपको मैं एक छोटी सी चीज लिखाना भूल गया, मैं वैसे ही बता देता हूँ, उससे याद रहेगी। जो पृथ्वीराज है और चंद्रवरदाई दोनों क्या है, दोनों बाल सखा हैं, मतलब कि साथ बचपन में खेले मतलब साथ जो साथ के दोस्त होते हैं बचपन वाले, वो उसका बाल सखा था, उसके साथ घना प्रेम था, उसका ही सेनापति है। उसी के देखो मैं इस चंद्रवरदाई के बारे में बताऊं, पृथ्वीराज का ही सेनापति है, बाल सखा है। और साथ में कहा जाता है कि इन दोनों का जो जन्म हुआ है, पृथ्वीराज का और किसका, पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, और दोनों की मृत्यु भी एक साथ ही मानी गई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद वहां ले गया। अब आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया इंपोर्टेंट। इसके दौरान हुआ क्या था, देखो चंद्रवरदाई को जैसे ये बात पता पड़ी तो वो इस ग्रंथ को लिख रहा था, कौन से ग्रंथ को, पृथ्वीराज रासो को। तो लिखते लिखते इस ग्रंथ को वो छोड़ करके चला गया, जिसके कारण ये क्या अधूरा ग्रंथ हो गया। इसका चौथा पुत्र आता है जिसका नाम है जलायन, ठीक है। उसने ये चौथे मतलब ये जो मतलब इस ग्रंथ को पूरा किया था, और इसने चौथा लड़का था चंद्रवरदाई का, चौथे ने पूरा किया, और उसमें अंतिम 10 सर्ग जोड़े, ठीक है ना, मतलब 10 अध्याय या 10 पाठ वो जोड़ा गया। तो देखो इसमें यहीं लिख देता हूं, इसके बाद चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई अपने राजा को छुड़ाने के लिए कहाँ चला गया, छुड़ाने के लिए गजनी चला गया, जिस कारण ग्रंथ यह रचना अधूरी रह गई, जिसको बाद में चंद्रवरदाई के चौथे पुत्र नाम याद रखना है, जिलान ने अंतिम 10 सर्गों के साथ अंतिम 10 सर्गों को जोड़कर पूर्ण किया, इसलिए कहा जाता है। तो अपन इसको लिखेंगे सीधा, कहा जाता है। अब सुनो, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक इसने क्या है, जैसे कि इसको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपने साथ तराइन में दुत्ते हुए इसमें हरा दिया, और इसको कहाँ ले गया, गजनी में। जैसे ये बात पता पड़ी कि उसका राजा पकड़ लिया गया और उसको मोहम्मद गौरी के द्वारा ले जाया गया है, तो इसने क्या है, चंद्रवरदाई ग्रंथ लिख रहा था पृथ्वीराज रासो, उसको छोड़ करके सीधा अपने राजा को बचाने के लिए चल दिया। और इसका जो इसको बाद में पूरा अधूरा ग्रंथ रह गया इस कारण, तो इसको जो बाद में पूरा किया इसके चौथे पुत्र ने अंतिम 10 सर्गों को जोड़ा था। इस कारण इसके कारण इसमें एक जो पंक्ति आती है, मतलब जो प्रसिद्ध पंक्ति हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आखिर ऐसा पूरा होने के बाद क्या कहा, तो देखो, पुस्तक जलाहन के हाथ, ये कहना चाह रहा है जो पुस्तक है भाई साहब वो किसके हाथ में पहुंच गई है, जलान के हाथ में है, ठीक है, हाथ है, जलान हाथ है, चली गजनी चली गजनी
चली गजनी, क्या रह गया, एक सेकंड, जिन्होंने के हाथ में, चली गजनी, हाँ, चली गजनी, नरपुरकाच, नरपुरकाच। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको लिखा दी, तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार इसका अर्थ, दोनों को अलग कर देते हैं जिससे अपने को कोई भी दिक्कत ना हो। सुनो भाई, पुस्तक जलाने के हाथ, चली गजनी, नृपो काम, काज, काम लिख दिया अभी, काज। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई चंद्रमदाई ने जो किताब है, मतलब ये जो ग्रंथ लिखा था, वो किसके हाथ कर दिए, अपने पुत्र जहाँ के हाथ में कर दिए, और वो कहाँ चल दिया, अब अपने राजा के काम को करने, मतलब राजा को छुड़ाने के लिए जा रहा है, तो राज्य काज हो गया, तो अपने राज्य काज को या राजा के कार्य को करने के लिए वो कहाँ चल दिया, अब गजनी। ये यहाँ तक की स्टोरी आपके सामने हो चुकी है। आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए, अन्यथा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बार यहाँ तक उतार लीजिए, फिर अपन इसको अब पढ़ेंगे। इसके बाद अपन किसको पढ़ेंगे, इसके, या मैं साइड में लिख दूं, लिखो, प्रमुख संकलन। किसके प्रमुख संकलन लिखेंगे, अपन लिखेंगे पृथ्वीराज रासो के अब प्रमुख संकलन, सॉरी संकलन लिख दिया, संकलन है, उल्टा बोल दिया था। संकलन का तो मतलब होता है इसको इकट्ठित करना या इसको जमा करना, संस्करण, उल्टा बोल रहा था, संस्करण। संस्करण को अपन दूसरे शब्दों में जाएंगे, रूपांतरण, रूपांतरण। हिंदी में बात कर, सॉरी अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अपन क्या, ट्रांसलेट करना, ठीक है ना। तो इसके मुख्य रूप से कितने आए, इसमें चार आए, चार भाग हैं। जो चार भाग हैं इनको मैं यहीं लिख दूं, एक बृहद संस्करण, बृहद संस्करण, बृहद संस्करण में आपको मिलेगा, देखो 16 सर्ग, 16 सर्ग, और हाँ 16 सर्ग, सर्गों की संख्या गलत लिख दी है, 69 है ना, 69, 69 सर्ग, और 16,306 छंद। और इसको जो सुरक्षित रखा है, सुरक्षित, देखो आपको याद रखना है इसकी जो सर्गों की संख्या है वो है 59, ठीक है। और छंदों की बात कर लेते हैं तो 16,306 छंद हैं, ठीक है, आपके सामने जो मैंने आपको लिखा दिया है। इसके बाद देखेंगे अपन, इसको सुरक्षित जो रखा गया है वो संग्रहालय में रखा गया है। चलो भाई आगे की ओर देख लेते हैं, इन सभी को ना किस में रखा जाता है, संग्रहालय में, ठीक है ना। हाँ, तो इसको जो रखा गया, अपन इस पे बात कर रहे थे, तो इसको देखो उदयपुर में रखा गया, उदयपुर, उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय, ठीक है दोस्तों, ये संग्रहालय में रखा गया है। और इसकी बात करें, लिपि को याद रखना है आपको, इसकी जो लिपि है वो है पांडुलिपि, पांडुलिपि। सुरक्षित, आप बताओ क्या किया गया है, अब मैं बता दूं आपको समझाने के लिए ढंग से, कि जो सुरक्षित किया गया है, जो सर्गों को तो बांटा है, उसका रूपांतरण, रूपांतर किया था पांडुलिपि के अंतर्गत, उसको लिखा गया था पांडुलिपि में ट्रांसलेट करके। जो सुरक्षित रखा गया है वो पांडुलिपि को ही सुरक्षित रखा गया है, ना कि इस किताब को, ठीक है ना। नंबर 2, इसके बाद आता है मध्यम संस्करण, संस्करण, उल्टा लिख दिया है यार, संस्करण। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें सर्गों की संख्या घट जाएगी, सॉरी इसमें जो छंदों की संख्या वो हो जाएगी अब 7,000,
कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7,000। और इसको जो सुरक्षित रखा जाएगा वो रखा जाएगा बीकानेर में। देखो दो जगह है ये, बीकानेर, बीकानेर के अनूर व जैन पुस्तकालय में, पुस्तकालय, पुस्तक भंडार, पुस्तक भंडार में, पुस्तक भंडार में। ठीक है दोस्तों, हो गया ना। इसके दो संस्करण और बच रहे हैं, जिसमें लघु आ जाएगा और लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें दोनों का क्या है, अगला जो हाँ तो दोस्तों हाँ तो कहाँ चल रहे हैं अपन, इस पे मध्य संस्करण पे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो मध्य संस्करण को मैंने आपको बता दिए थे, जैन पुस्तकालय में इसको रखा गया है, भंडार में, है ना, बीकानेर के नौचा शहर में। इसके बाद क्या बता रहा था मैं आपको, इसका संस्करण देख लो, अरे सर्ग गलत बोल दिया, सर्ग है, सर्गों की संख्या भी 59 ही अभी, इसके बाद संख्या घट जाएगी। ठीक है, ये साइड वाला उतार लिया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्या, इस वाले को मिटाते हैं, फिर अपन इसको आगे क्यों चलते हैं। चाहे आप एक बार उतार लीजिए साइड वालों को, 2 मिनट का टाइम है। चाहे इसको पल्ले वाले यहाँ तक तो लिख लिए हो गए यार, इस वाले को हटा देता हूँ। ठीक है ना, संस्करण की संख्या चल रही है, संस्करण नंबर 4 कहाँ रख दिया, संस्करण नंबर 3। ठीक है ना, संस्करण 3, यह आएगा लघु संस्करण। इसको सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित, सुरक्षित, इसको जो सुरक्षित रखा गया है वो आपको याद रखना है, अनुपसंस्कृत, अनुपसंस्कृत लाइब्रेरी, लाइब्रेरी या पुस्तकालय। ठीक है ना, छंदों की संख्या कितना हो गया, छंद, इसमें जो छंदों की संख्या वो आएगी, वो आपको आएगी 3500। आपको मैं क्रम बता दूंगा एक बार याद करने का। इसके बाद आता है 4 नंबर का, ये हो गया, ये हो गया 4 नंबर का, ये आएगा लघुत्तम, लघुत्तम संस्करण। लघुत्तम जो संस्करण आने वाला है, लघुत्तम संस्करण में आपको याद रखना है, सुनो, लघुत्तम संस्करण को देखो, पहली बात यह प्रमाणिक नहीं है, सॉरी प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित, प्रकाशित नहीं है। पहली बात तो आपको याद रखना है, ये वाली प्रकाशित नहीं है, ये मान्य है। पहली बात, कौन सा वाला, ये वाला जो चौथा संस्करण है, लघुत्तम संस्करण। ठीक है, ये मान्य किया गया है, मान्य मतलब कि इसको प्रमाणिकता मिली है कि भाई ये ही असली संस्करण है। इसको जो सुरक्षित रखा है, इसको जो सुरक्षित रखा गया है वो रखा गया है अनरचंद नाहट में। ठीक है, ये क्षेत्र मतलब एक जगह का नाम है, अगर, अगर चंद नाहट। ठीक है ना, ये हो गया। इसकी बात कर रहे थे अपन, इसमें एक काम की चीज याद रखनी है जो आपके लिए हकीकत में काम की है। ठीक है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट लगा के लिख रहा हूँ जिससे आपको टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो देखो ये कहता है दशरथ, दोनों ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर मतलब कि समझ गए होंगे, मैं कई बार बता दिए, दशरथ, दशरथ व माता प्रसाद, माता प्रसाद गुप्त ने इसे प्रमाणिकता दी, प्रमाणिकता दी। अगर प्रश्न आ जाएगा इन दो व्यक्ति मतलब दो व्यक्तियों ने रासो ग्रंथ को, पृथ्वीराज रासो को कौन सी मतलब किसने मान्यता दी, तो आपको याद रखनी है ये दो व्यक्तियों का नाम हो जाएंगे डॉक्टर दशरथ और साथ में आ जाएंगे डॉक्टर कौन सा, माता प्रसाद। यहाँ तक की तो अपनी स्टोरी होगी, समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, क्या क्या चीज है क्या नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइनों को। ठीक है, ये बता लिया।
कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, इसमें छंदों की संख्या देख लो। इसमें जो छंद है वो छंदों की संख्या हो जाएगी 1300। तो मैं बात कर रहा था, आपको शॉर्ट में बताऊंगा तरीके से। आपको ये बात देखो, याद करो मेरी तरह, जिसमें आपको सही बताऊं। इसमें 59 सर्ग और इसमें 59 सर्ग, ठीक है। इसमें सर्गों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई, वे कितना है। अगर बात करें छंदों की तो 16,306। अगर बात करो यहीं से, अगर लास्ट वाले को देखो, चौथा सर्ग 1300, 1300 से बढ़कर के 3500, 3500 को डबल कर दो 7000, ठीक है। 7000, ठीक है। 7000 को अगर अपन 8 लगा देते, जैसे एक कदम आगे बढ़ा के लो, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, सीधी बात। तो 16,306 पद, ठीक है, सॉरी छंद। इनके संग्रहालय याद करने और क्या क्या चीज सुरक्षित रखी गई है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो आप एक बार इसको अपनी रफ में उतारो या अपनी कॉपी में उतारो इसको, फिर आप इन आगे की ओर चर्चा करेंगे भाई दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार उतार लीजिए। रासो ग्रंथ ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार उतार लीजिए, फिर अपन इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे अभी कि क्या क्या चीजें, क्या नई चीज है भाई, ठीक है। उतार लिया क्या भाई, आगे की ओर चलें क्या, अगर उतार लिया हो तो जल्दी से उतार लो, ज्यादा नहीं है आपकी बार। चलो भाई जल्दी, अब चलते हैं ना आगे की ओर। चलो भाई, ठीक है। तो अपन अंतिम स्टेज पे हैं रासो ग्रंथ का। रासो ग्रंथ का जो पहला स्टेज, सॉरी पहला आपके जो सामने है, उसका नाम था पृथ्वीराज। अब इसकी अंतिम स्टेज चल रही है, फिर अपन अगले रासो ग्रंथ पे चर्चा करेंगे इसके बाद। एक बार इसको अपन आगे चल रहे हैं, तो आगे ध्यान रखिए। यहाँ तक हो गया, सर्ग मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। अब लिखेंगे अपन इसके कुछ अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, तथ्य मतलब कि फैक्ट्स, अदर्स फैक्ट्स क्या है। यहाँ तक तो अपन समझ गए सारी चीजों को, क्या क्या स्टोरी है क्या नहीं है। तो अब सबसे पहले आप इसको देखें, कर्नल जेम्स टूड, इसका प्रकाशन के देखते हैं। देखो याद रखना, कर्नल जेम्स, कर्नल जेम्स टूड, ठीक है। ये व्यक्ति है जो सभी जगह कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर आता है, चाहे हिंदी साहित्य जहां भी स्टार्ट होता है। साहित्य का मतलब क्या है, एक तरह से आप ये समझो इतिहास, जहां भी इतिहास में नाम लिया जाता है तो इस बंदे का हर जगह कहीं ना कहीं नाम जरूर आ ही जाता है। तो हिंदी साहित्य के अंदर भी इसका क्या है, एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है, कर्नल जेम्स टूड। तो कर्नल जेम्स टोड की क्या स्टोरी है इसमें, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना का, इस रचना का अनुवाद, इस रचना का अनुवाद, अनुवाद अंग्रेजी में, अंग्रेजी, अंग्रेजी में द रॉयल, द रॉयल एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी, देखो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी गलत लिख दिया है ना, एशियाटिक सोसाइटी
ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के द्वारा कराया कराया। देखो इसका जो अनुवाद, रचना का अनुवाद अंग्रेजी में करा है, अनुवाद याद रखना है, और इसका स्टेज याद रखना है, और करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है। ठीक है, इसमें इसी के साथ अपन इसी स्टोरी को देखेंगे। अपन फर्स्ट हो गया पॉइंट, इसको आगे लिख लेते हैं, इसके जो आगे के स्टेप है उसको अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। इनकी किताब, इनकी रचना, इनकी किसकी, मतलब टॉड की, ठीक है, या जेम्स टॉड की, सीधे लिख दूं जेम्स टॉड, उल्टा ही लिख रहे हैं जब से अपन, जेम्स टॉड की, जेम्स टॉड ने, ऐसे लिखो जेम्स टॉड ने, जेम्स टॉड ने द एशियाटिक, अरे क्या लिख दिया, गलत लिख रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा। जो कर्नल जेम्स टॉड की एक किताब आई थी, कौन सी, एंटीक्विटीज वाली, ठीक है, उसमें क्या था कि इस व्यक्ति ने, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया था कि जो योगिता, सॉरी संयोगिता, योगिता बोल दिया, संयोगिता थी जो उसकी नायिका थी, किसकी, चंद्रोदय की, तो उसमें इसका प्रकाशन, मतलब इसके नाम से छापा था उसका, अगर मैं याद आई। हाँ, तो देखो कर्नल जेम्स टॉड की एक बुक का जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड की बुक द एनाल्स, द एनाल्स, अरे गलत लिख रहे हैं, द एनाल्स, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एंटिक्विटी, नहीं, द एनाल्स एंड, यहाँ आएगा एंड, एंड द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में संयोगिता, संयोगिता के नाम से सर्ग छापा, सर्ग छापा, समझ गए। इसके नाम से योगिता, संयोगिता के नाम से क्या है, इसने व्यक्ति ने सर्ग छापा था अपनी किताब में। ठीक है ना। नंबर 1 2 3, अब देखो सीधी सीधी बात, कुछ लेखकों की बात करेंगे। तो देखो पहले डॉक्टर वूलर, डॉक्टर वूलर, ठीक है, डॉक्टर वूलर के बाद नगेंद्र, नगेंद्र तो सभी को पता है, डॉक्टर नगेंद्र है ये भी, है ना। अगर कोई व्यक्ति भूल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा पहले, ये भी, ये हो गया हजारी प्रसाद, ले लो हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास व उदय तिवारी, उदय नारायण तिवारी, तिवारी, ठीक है। तो इनके बारे में अपन इनके वो देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिए। हाँ तो दोस्तों अपन यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो सुनो, अपन ने 6 कर लिए, 7वें पे देखो, इसके बाद अपन लेंगे बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। अब देखो क्या क्या कहा है उन्होंने, एक ही चीज, एक ही लाइन लिखेंगे तो उससे क्या है, सीधा हो जाएगा। 1875 में, 1875 की, 1875 में जयानक, जयानक की रचना, जयानक की रचना, एक लेखक का नाम है जैनक, उसकी रचना थी जिसका नाम है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज विजय, विजय, विजय के आधार पर, विजय के आधार पर, विजय के आधार पर ग्रंथ दे दिया था, सॉरी विजय के आधार पर इसे
या पृथ्वीराज को सीधा बोल दूं, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा। डॉक्टर बुलर ने पहले कोई रचना पढ़ी है जिसका नाम है जैनक की रचना थी जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इसके आधार पर जो रासो ग्रंथ जो अपन पढ़ रहे हैं, रासो ग्रंथ को फर्जीवाड़ा या फर्जी या जाली ग्रंथ बोला था। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज रासो को घटना कोश का है, घटना कोश कहा। इसने क्या है, घटना कोश कहा है कि भाई एक रचना नहीं बल्कि एक घटनाक्रम है, घटना कोश है जिसमें हर बार वर्णन होता है कि मोहम्मद गौरी आया। ठीक है, और सबसे पहले अपन उसके प्रेम लीला के बारे में, मतलब जो उसकी संयोगिता और पृथ्वीराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेम वगैरह श्रृंगार का भाव पढ़ेंगे। इसके बाद अपन किसको पढ़ेंगे, युद्ध का भाव, वीरता का भाव पढ़ेंगे। वीरता के बाद जैसे युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद दुखद भाव आएगा, मतलब जैसे कि पृथ्वीराज और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हजारी प्रसाद ने इसको देखो, इसको क्या कहा है, इसको सुख संवाद कहा है, सुखी संवाद कहा। तिवाड़ी की बात करते हैं। देखो इन दोनों ने क्या बोला है, तिवाड़ी ने पृथ्वीराज रासो को, है ना, ये लिख दो शॉर्ट में, रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य का है, महाकाव्य कहा। ठीक है, किस पे आ गए, डॉक्टर बाबूलाल, हाँ, बाबू गुलाब राय की अगर बात करें तो इस व्यक्ति ने सबसे अलग बात कही है और इसने कहा कि पृथ्वीराज जो रासो जो ग्रंथ है, ठीक है ना, अरे गलत, अपन ने गलत ऐड कर दिया है, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया अपन। इसको क्या, परिभाषा को अपन उल्टा सीधा लिख गए। इन दोनों की परिभाषा को अपन ने क्या मिक्स कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। देखो थोड़ा सा इसे इधर ही तो कह रहा था मैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो देखो इसने तो जो गुलाब राय इसने कहा है स्वाभाविक विकासशील काव्य, इसने विकासशील काव्य कहा है। ये कैसा ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ। और इसकी बात करें जो आता है, क्या नाम है, श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवाड़ी, इन दोनों ने इसको बोला है विशाल वीर काव्य कहा। ठीक है भाई दोस्तों, ये आपके सामने कंप्लीट है। कुछ तथ्य हो गए, 7 हो गया, 8 ये वो लिख लेते हैं। जीन मुनि, देखो एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, मुनि जीन ने इसको अर्ध प्रमाणिक, अर्ध मतलब आदि और प्रमाणिक मतलब प्रमाणयुक्त, वेरीफाइड, ठीक है, अंग्रेजी में प्रमाणिक रचना कहा। कैसे रचना कहा, अप्रमाणिक। और प्रमाणिक रचना माता प्रसाद और माता प्रसाद ने गुप्त ने, और साथ में उसके साथ व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर क्या नाम था उसका, दशरथ। तो ये अपना रासो ग्रंथ कंप्लीट है, पहला वाला पृथ्वीराज। इसके बाद पढ़ेंगे अपन विशाल देव रासो। तो अपन एक बार क्लास का टाइम चेक करते हैं, इतना आप इसको देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है,
जीन मुनि की बात ये आपको याद रखनी है कि जीन मुनि ने इसको क्या बोला है, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना था। ठीक है ना, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल अपनी क्या क्लास का टाइम ज्यादा ओवर हो गया है, मतलब ओवर तो हो गया, अपना ग्रंथ रह गया है, इसको अगली क्लास में 100% हो जाएगा। मिलता है अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि आप क्या है अनसब्सक्राइब मतलब पहले सब्सक्राइब नहीं करते हो और साथ में इसको ही छोड़ करके चले जाते हो कभी कभी, तो ये बात मत करना। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।